नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ के अंदर से खबर है कि महिलाओं के लिए रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है। योगी सरकार का यह फैसला है। 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैयार करेगी योगी सरकार, और ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं की मदद के लिए प्रदेश भर में होगी तैनाती। गांव में ही लोगों को बैंक से पैसे का भुगतान कराने की सुविधा मुहैया कराएंगे ये सखी। और आपको बता दें, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का लक्ष्य है। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में इसी मुद्दे पर अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें, हर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को पहले 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह कमीशन मिलेगा। इसके अलावा करस्पॉन्डेंट सखी को 6 महीने के बाद 4,000 रुपए और बैंक का कमीशन मिलेगा। बैंकिंग के लेन देन में जितने लोगों की मदद करेंगी उतना ज्यादा कमीशन इन्हें मिलेगा। तो बैंकिंग के लेन देन में इन्हें कमीशन मिला करेगा। महिलाओं के लिए रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फैसला है। ये सखी होंगी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करेंगी। 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट रखी जाएगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फैसला है, सरकार का यह फैसला है। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विक्रम, ये महिलाओं के लिए रोजगार जो हमेशा से एक बड़ा लक्ष्य भी रहा और बड़ी कोशिश भी रही, उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। 58,000 ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियां रखी जाएंगी। किस तरीके से कामकाज होगा ग्राउंड पर? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, एक बड़ा उपहार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को दे रही है। जिस तरीके से लगातार रोजगार देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, उसमें महिलाओं के लिए भी बड़ा कदम आज सरकार ने उठाया है। साफ तौर पर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें कि 58,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर में महिलाओं को जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कई जगहों पर एटीएम की सुविधाएं नहीं होती हैं, या लोगों को भुगतान, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी पेंशन निकालनी हो या किसी तरीके का भुगतान लेना हो बैंक से, तो उनको काफी दिक्कतें होती हैं। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से सरकार ने अब नई ये प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें कि ग्रामीण स्तर में सखियां बनाई जाएंगी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियां बनाई जाएंगी, जो पूरी तरीके से जो ग्रामीण में जो लोग हैं उनको भुगतान कराने की प्रक्रिया और जो बैंक से जुड़े हुए काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से मदद करेंगी। शुरुआती तौर पर 4,000 रुपए तक की सैलरी इन सभी सखियों को दी जाएगी, इन सभी महिलाओं को दी जाएगी। और उसके बाद जब 6 महीने के बाद जब ये लगातार काम करती रहेंगी, उसके बाद जिस तरीके से ये काम करेंगी, जो उनका भुगतान कराएंगे, उनको कमीशन भी उन कामों का मिलेगा। बैंकों द्वारा उनको कमीशन भी दिलाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है कि लगातार रोजगार को बढ़ाए जाने की बात जहां सरकार कर रही है, वहीं पर महिलाओं को भी अब उसमें शामिल किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार अब कर रही है। बिल्कुल विक्रम, और साथ ही साथ इसके साथ ही देखा जाए, गांव के अंदर तमाम वो महिलाएं या फिर वो एक बड़े स्तर पर लोग जो बैंकिंग की तमाम व्यवस्थाओं से दो चार होते हैं हर रोज, क्योंकि एक तरफ उनकी शिक्षा एक बड़ी वजह होती है, दूसरी तरफ तमाम उनको जानकारी ना हो, ना जागरूक ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उन्हें बैंकों में दो चार होना पड़ता है। कई बार कई योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। क्या इस योजना से ये मानकर चलें आने वाले समय में वो भी एक बड़ी समस्या सॉल्व होगी? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें लगातार सरकार जो भी पैसा है या जो भी राशि है वो सीधे बैंक में ट्रांसफर करती है। और कई योजनाएं इस तरीके से होती हैं कि गांव स्तर पर नहीं पता चल पाती कि कैसे जो लाभार्थी हैं या जो पात्र हैं वो उस पर अपना आवेदन कर सके और उसका लाभ ले सकें। बड़ी योजना रहेगी अगर जब ये पूरी तरीके से जो सखियां हैं वो गांवों में पहुंचेंगी, और जहां एक तरफ बैंकिंग में तो मदद करेंगी कि जो डिटेल होगी या जो भुगतान से संबंधित चीजें होंगी, जो जिन चीजों में ग्रामीण के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं जिनमें उनको दिक्कतें आती हैं, उनको सॉल्व करेंगी। वहीं पर जो सरकार की योजनाएं होंगी उनको भी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि गांव के जो लोग होंगे, जो कभी कभी योजनाओं के शुरू होने के टाइम तक उनको जानकारी नहीं मिलती है, वो भी जानकारी उनको वो सब मुहैया कराएंगे। तो इससे साफ तौर पर ये भी है कि शासन की योजनाएं भी ग्रामीण स्तर तक ही पहुंचेंगी, लोगों को लाभ अधिक होगा। और बैंक में जिस तरीके से लगातार ट्रांसपेरेंसी के साथ लगातार जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है, लगातार जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं गरीबों के लिए या लाभार्थियों के लिए सीधे अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, तो उनमें भी सखियां मदद करेंगी कि किस तरीके से पैसा निकाला जाए, कैसे आपको लग जाना है और किस तरीके से और कौन कौन सी योजनाएं हैं उसकी भी पूरी जानकारी देंगी। तो एक बड़ी जहां गांव वालों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक बड़ी हेल्पफुल ये योजना होगी। वहीं पर रोजगार के तहत महिलाओं को भी बड़ा स्कोप इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 58,000 ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियां रखी जाएंगी और ये एक बड़े स्तर पर गांव के अंदर जो तमाम लोग हैं उन तक मदद पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि ये एक बड़ा रोजगार जो एक महिलाओं को लेकर रहा कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार पैदा करे, तो ये 58,000 रोजगार जो होंगे सीधे महिलाओं तक पहुंचेंगे और करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के तौर पर, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के तौर पर ये काम करेंगे।
तो बैंकिंग में लेन देन में जितने लोगों की मदद करेंगी उतना ज्यादा कमीशन इन्हें मिलेगा। महिलाओं के लिए रोजगार को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया, कमीशन बेस भी रखी जाएंगी। शुरुआत में 4,000 रुपए इनको कमीशन मिलेगा। तो वहीं लखनऊ की खबर है, हम आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ये पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की एक बड़ी लापरवाही थी। राजधानी में धंसने लगी 100 करोड़ रुपए की बनी सड़क। एक सड़क को बनाने में सरकार को 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया और अब वो सड़क धंसने लगी है। यानी कि कितने बड़े स्तर पर पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने लापरवाही की या घूसखोरी की या कोई अनियमितता की, जिसकी वजह से ये सड़क धंसने लगी है। आपको बता रहे कि सड़क धंसने के खतरे पर इंजीनियर्स ने फिर खुदवा दी नई सड़क और इंजीनियर्स की इस लापरवाही से पीडब्ल्यूडी पर आएगा 75 लाख रुपए का खर्च। ऐसे में 100 करोड़ रुपए पहले इस सड़क को बनाने में खर्च हुए और उसके बाद अब इस सड़क के धंसने से जो दोबारा खुदाई की गई उस पूरे प्रोसीजर में 75 लाख रुपए का नया खर्च सामने आएगा। लगी 100 करोड़ रुपए लागत से बनाई हुई सड़क। राजधानी में कुकरेल नाले के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए लागत से बनाई थी 6 लेन रोड। अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की मिली भगत से आज उस रोड पर धंसने का खतरा आ गया। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रही इस 6 लेन रोड में अधिकारियों की लापरवाही हैरान करने वाली है। बहरहाल इस लापरवाही से अब पीडब्ल्यूडी पर लगेगा 75 लाख रुपए की चपत। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार अभियंताओं और ठेकेदारों पर क्या और कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ आलोक राय, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। असिस्टेंट एडिटर आलोक लायर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अगर सीधे तौर पर देखें, पहले 100 करोड़ रुपए में एक सड़क बनाई, उसके बाद वो धंसने लगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि उस पूरे फंड में जो सड़क बनाई गई, क्या मिलावटखोरी थी, क्या घूसखोरी थी या लापरवाही थी? आखिर वो सड़क धसी तो धसी क्यों? पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने क्या हर चीज का ध्यान नहीं रखा था? इसमें लापरवाही एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 2 साल पहले ही ये सड़क शुरू हुई थी, यानी 2 साल पहले ये सड़क बनाई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजनाथ सिंह है, जो रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद हैं, उनके प्रयासों से ये सड़क बनी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये सड़क। वो चाहते थे कि लखनऊ वासियों को बेहतर सुविधा मिले आने जाने की, जिसकी वजह से 6 की सड़क बनी और 2 साल में ही वो सड़क धंसने लगी थी। बहुत बड़ा लापरवाही का मामला और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा है इस सड़क के बनाने में, कि एक सड़क जो पीडब्ल्यूडी बनाती है 2 साल में 100 करोड़ रुपए जिसकी लागत है वो धंसने लगती है। कहीं ना कहीं तो लापरवाही और भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला। कहीं ना कहीं इंजीनियरों ने जो है अनदेखी की। बाकायदा सड़क जब बनाई जाती है तो उसका सर्वे होता है, मैपिंग होती है, ड्राइंग बनती है, मिट्टी की जांच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब की अनदेखी की गई, जिसके बाद आज इस सड़क को खोदना पड़ा है और जिसके बाद पीडब्ल्यूडी को लगभग 75 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा उस सड़क को फिर से रिपेयर करने के लिए। और समझने वाली बात यह है कि 75 लाख अनुमान है, खर्च हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन अभी ये एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 75 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है लापरवाही और भ्रष्टाचार का। कहीं ना कहीं ठेकेदार और इंजीनियरों ने मिलकर जल्दबाजी में कमीशन के चक्कर में ये काम किया, क्योंकि नाले की सड़क के नीचे से आलोक, क्या ये भी मानकर चले कि जिस बात का आपने भी जिक्र किया और इशारा किया, क्या ये मानकर चले कि महज एक लापरवाही नहीं है, बल्कि ये पूरा प्री प्लान्ड एक गेम था, जो कि पहले ही उस सड़क के बनाने के दौरान ही घूसखोरी और मिलावटखोरी से लेकर बड़े जितने भी अनियमितताएं हो सकती थी उस स्तर पर किया गया। अब जब सड़क धंस गई है तो इसे लापरवाही के नाम पर हल्का केस करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, ये लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं काम के मानकों में समझौता किया गया, गुणवत्ता से समझौता किया गया, जल्दबाजी में काम किया गया। अगर सड़क अच्छी तरीके से बनाई गई होती तो आज इसमें धंसने का खतरा ना होता, वो भी 2 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं मिट्टी के काम में अच्छे से कार्य मिट्टी का नहीं किया गया, अच्छे से मिट्टी की पटाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल सर्वे होता है, बाकायदा देखा जाता है, ड्राइंग बनती है कि कैसे सड़क बनानी है, और जब उसके नीचे से नाला बह रहा है, नाले के ऊपर सड़क बनानी थी तो निश्चित रूप से उसकी अनदेखी की गई। मिट्टी का काम अच्छे से नहीं किया गया। वहां पे अगर पुलिया बनानी थी तो पुलिया क्यों नहीं बनाई गई? ये सब बड़े सवाल हैं और ये सिर्फ लापरवाही कहते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। पहले रेप, फिर पंचायत और फिर ही पंचायत में पिटाई कार्रवाई की जगह सीओ ने पंचायत का समर्थन किया। पंचायत में एमएलए रानी पक्षालिका रही मौजूद और महाराज भदावर समेत
जुटी रही लोगों की भीड़। पीड़िता से मामलों में समझौता करने का दबाव बनता रहा। समझौता नहीं करने पर पीड़ित परिवार की पिटाई कर दी गई। पिटाई और पंचायत का वीडियो वायरल हुआ। पंचायत में देख रही है विधायक रानी पक्षालिका और पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी बबलू कुमार से लगाई न्याय की गुहार। रेप के आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं कानून के ठेकेदार? बड़ा सवाल यह है। सीओ हरिश्चंद्र टंटा क्यों हुए पंचायत के सामने नतमस्तक? कानूनी कार्रवाई की जगह समझौता क्यों करा रहे हैं सीओ? बड़ा सवाल यह है। दबंग रेप के आरोपियों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? तो रेप के आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं कानून के ठेकेदार? सीओ हरिश्चंद्र टंटा क्यों हुए पंचायत के सामने नतमस्तक? तो रेप के आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं कानून के ठेकेदार? ये एक बेबाकी से सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है। आगरा से खबर है और आपको बता दें कि सीओ हरिश्चंद्र टंटा पंचायत के आगे नतमस्तक नजर आए। तो ये हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो कि एक शिकायत दर्ज कराई गई है। तो आगरा का पूरा ये मामला है और आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। पहले रेप फिर पंचायत और भरी पंचायत में पिटाई। कार्रवाई की जगह सीओ ने पंचायत का समर्थन किया। पंचायत में एमएलए रानी पक्षालिका भी मौजूद रही। महाराज भदावर समेत जुटी रही लोगों की भीड़ और पीड़िता से मामले में समझौता कराने का दबाव बनाया जाता रहा। समझौता नहीं करने पर पीड़ित परिवार की पिटाई कर दी गई। आज राजा विधायक उनकी पत्नी रानी पश्चिमी विधायक आई थी जी। तो उन्होंने उनके साथ 20-25 गाड़ियां थी, उनमें लोग थे कुछ भी। आज वो पंचायत के लिए, किस बात के लिए पंचायत जोड़ी गई थी? मेरे साथ दुर्घटना हुई, मेरे साथ गलत काम हुआ। अच्छा, तो महाराज बदावर और तमाम जो लोगों के आप नाम ले रहे हैं, किस तरह का दबाव बना रहे थे? क्या कह रहे थे वो आज? वो कह रहे थे कि पंचायत कर लो वरना हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और ये आपके परिवार वालों को, और हम ठाकुर लोग हैं और आपको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। आज राजा सोच लॉकडाउन में भी थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सबसे बड़ा मामला आगरा के जनपद का जो सोशल मीडिया पे इस वक्त धूम मचा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की उस मुहिम की जिसमें साफ साफ मंचों पर कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जहां नगला तेजा की बलात्कार और हत्या के मामले के खुलासे के बाद आज पुलिस सवालों के घेरे में है। जी आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले के बाद आज परिवारीजनों के साथ राजनीतिक दबाव के चलते सीओ के साथ पंचायत में मारपीट कर दी। जहां लड़की के बयान सामने आए हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो 12 घंटे के अंदर आत्महत्या जैसे घटना को अंजाम दे देगी। जहां मुकदमा पंजीकृत हो गया है और पूरा सीधा आरोप राजनीतिक सत्ता गलियारों के उन शख्सियतों पर लग रहा है जो राजीनामा के दौरान पीड़ित पक्ष पर आरोप लगाते हुए मारपीट जैसी घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है और भागते छिपते हुए केवल एसएसपी आगरा बबलू कुमार से केवल इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में बैठे वो सत्ता के शख्सियतों से कानून बढ़कर है कि आरोपियों को सजा होगी या फिर पंचायत में हुए फैसले को ही मान्यता प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं मयंक त्यागी, न्यूज़ वन इंडिया, आगरा। मयंक त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ये पूरा मामला जरा तसल्ली से एक बार समझाइए, क्योंकि कानून के ठेकेदार जिनके ऊपर इस पूरी शिकायत की तहकीकात करने, दोषियों तक उनके शिकंजे को पहुंचाना था, लेकिन वहां देखा जाए तो पूरा कानून नतमस्तक नजर आ रहा है पंचायत के आगे। मयंक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना पिनाट क्षेत्र का है, जहां पे एक पीड़िता जो दुष्कर्म के घटनाक्रम से पीड़ित थी, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। 4 अज्ञात आरोपियों का उसमें नाम आया, जिसमें पुलिस के प्रकाश आते ही धरपकड़ करने का प्रयास भी जारी किया गया। लेकिन एक सियासत के दौरान पूरी पंचायत लगाई जाती है। पंचायत में उस दुष्कर्म पीड़िता को बैठाया जाता है, लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ाई जाती है। लेकिन वाद विवाद वीडियो बनाने के आधार पर इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष, यानी कि पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष, आपस में एक दूसरे के सामने लाठी डंडे लेकर शुरू हो जाते हैं और काफी देर तक ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर कल से लेके अब तक वायरल होता है। जहां सीओ मौके पर होने के बावजूद भी उनके द्वारा पीड़ित पक्ष का बचाव नहीं किया गया, ऐसा परिवारीजन आरोप लगा रहे हैं।
वहीं परिवारजनों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और तब उनके पति द्वारा उस पर पूरी सियासत की गई थी। लेकिन जब जांच पड़ताल के लिए न्यूज़ वन इंडिया टीम के द्वारा वहां विधायक से संपर्क किया गया तो उनका पक्ष अभी तक कोई सामने नहीं आया। जहां पर पक्ष के मामले में अगर बात की जाए तो प्रशासनिक और पुलिस का भी कोई भी पक्ष सामने नहीं आया। बिल्कुल, साथ ही साथ और देखा जाए अभी तक, चलिए पंचायत के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस तरीके से पूरा मामला आपने बताया, क्या अधिकारियों तक, शीर्ष अधिकारियों तक इस पूरे मामले की अभी तक गूंज नहीं पहुंची है? और अगर पहुंची है तो क्या उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला सोशल मीडिया के दौरान है। अगर देखा जाए तो आज तमाम सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप है, तमाम फेसबुक आईडीज है, लगातार पीड़िता को न्याय दिलाने के तमाम मुहिम छेड़ गई है। वहीं दो पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पे एक जंग और भी छेड़ी गई, जिसमें उस पंचायत को लेकर तर्क वितर्क वाले जैसे वीडियो सामने आ रहे थे। वहीं देखा जाए तो तमाम ऐसी चीजें हैं। तो देखा जाए तो यहाँ जो पुलिस का सबसे बड़ा जो चेहरा है, जहाँ सीओ की अगर यानी कि कानून का स्याह चेहरा फिलहाल ये है कि वो कार्रवाई करने के इच्छुक नजर नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता रहे आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर कानून कार्रवाई की जगह समझौते से क्यों करा रहा है सीओ। फिलहाल आपको बता रहे कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर पहले एक पीड़िता के साथ रेप किया गया, उसके बाद पंचायत के अंदर उसी से केस वापस लेने के लिए, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। अब यूपी के 2 जिलों में आग का तांडव देखने को मिला आज, और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा में आग लगने की घटनाएं सामने आई। प्रयागराज के जानसीनगंज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में दिखाई दी। आपको बता दें शाहगंज की गली में जिले की सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। वहीं अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग की चपेट में 4 से 5 कंपनियां आ गई, जिसमें फ्रूटी, प्रिंटिंग प्रेस और केमिकल की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिसकी सूचना पर दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। तो ये 2 तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और प्रयागराज की, जहां पर भीषण आग लगी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। फिलहाल आपको बता दें ग्रेटर नोएडा के अंदर और प्रयागराज में 2 जगहों पर आग लगी है और दोनों जगह फैक्ट्रियों में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लगी थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जाकर मौके पर कंट्रोल किया। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फैक्ट्रीज में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। खबर उन्नाव से है, जहां पर लॉकडाउन 4 व्यापारिक छूट के बाद बोले डीएम रविंद्र कुमार, ग्राहकों की दूरी बनाए रखने को व्यापारी होंगे जिम्मेदार। दिन भर खोलेंगी दुकानें और मास्क के बगैर सौदा लेने पर होगी कार्रवाई। लापरवाही पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का काटा जाएगा चालान। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग पर प्रशासन का जोर है और लॉकडाउन पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे डीएम रविंद्र कुमार और कप्तान। तो उन्नाव से खबर है, जहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिन भर खोलने और साथ ही साथ सारे नियमों को मानने की ही बात कही गई है। लॉकडाउन पूर्व में दिन भर दुकान खोलने के निर्णय लिया है और उसी के अनुसार इन लोगों को निर्देशित किया है। आज हम और पुलिस अधीक्षक साहब इसी चीज़ को देखते निकले हैं। आज जिन चीज़ों की दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं वही दुकानें खुली हैं। व्यापारियों से बात करके उनको विशेष रूप से 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि अपनी दुकान के सामने ही वो लिखवा लें कि वो किस दिन दुकानें खुलेंगी। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। मास्क
के पहने और सैनिटाइजर का यूज भी तो वही खबर हापुड़ से, जहां पर अस्थायी सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, मंडी में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आपको बता दें कि बढ़ती भीड़ से कोरोना का ग्राफ बढ़ने की आशंका है। पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये से जिले में बढ़ सकता है कोरोना। तो हापुड़ का मामला है, जहां पर मंडी में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और बढ़ती भीड़ से कोरोना का ग्राफ बढ़ने की आशंका है। तो पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये से जिले में बढ़ सकता है कोरोना। फिलहाल अस्थायी सब्जी मंडी में उमड़ी है भीड़ और हापुड़ का यह मामला है। फिलहाल मंडी में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां।